तो प्लीज स्टॉप राइटिंग, सबका फोकस यहाँ होना चाहिए। मैटर एज ए प्योर सब्सटेंस, जो हमारा सेकंड चैप्टर है। अभी आपका सेल खत्म हो गया था ऋषि? यस सर। ठीक है, मैं मैटर एज ए प्योर मैटर इन आर सराउंडिंग आपको देने वाला हूँ, ठीक है ना। उसमें फिर मैटर इन आर सर उसकी बस थर्ड क्लास बची है। बहुत बढ़िया, बाकी दो तो कर ली ना आपने? यस। ठीक है, मैटर एज प्योर सब्सटेंस अभी रहने दो, स्कूल में भी नहीं हो रहा ना अभी। इज मैटर एज ए प्योर वेक्टर है ना, तो अभी एटम एंड मॉलिक्यूल्स पे ही फोकस करना है, इसी पे वर्क भी करना है, ठीक है बेटा। हाँ, तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, असली केमिस्ट्री है, एटम एंड मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अगर ये दो टॉपिक आपको आते हैं तो आप एक्सेलरेटेड मोड में हो, आप 10th की पूरी केमिस्ट्री को बेहतरीन ढंग से समझ सकते हो, और 11th क्लास में साइंस स्ट्रीम अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो आराम से। आप केमिस्ट्री टिल 12th क्लास तक आपके लिए एफर्टलेस हो जाएगी अगर आपको ये टॉपिक आता है। सब्जेक्ट का क्या नाम है? केमिस्ट्री, राइट। बेसिकली साइंस किसे कहते हैं? साइंस इज द नॉलेज विच द ह्यूमन गेन थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशंस। इसी का मतलब साइंस भाई, एप्पल गिरता देखा न्यूटन ने, कैसे गिर गया? हम लोगों ने, किसी ने नोट नहीं किया, उसने नोट कर लिया, उसने बताया कि भाई अर्थ के अंदर को खिंचाव है, वो खींचता है उसे अपनी तरफ, राइट। और उसके ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट हमारे सामने दे दिया। आइंस्टाइन ने बताया कि किसी भी चीज को, किसी भी मैटर को अगर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर हम मूव करा दें तो वो एनर्जी में बदल जाता है। एनर्जी एंड मास आर इंटर कन्वर्टेबल, ये आइंस्टाइन इक्वेशन है, एंड आइंस्टाइन इज कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ फिजिक्स। इसी तरीके से साइंस की बहुत सारी फील्ड है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, जूलॉजी है, बॉटनी है, राइट, so on and so forth. A large number of branches are available through science itself. हम जो पढ़ रहे हैं वो केमिस्ट्री है। पहला टॉपिक जो हमने पढ़ा, दूसरा जो टॉपिक है 9th क्लास का, वो दोनों जर्नल साइंस है। असल केमिस्ट्री तो ये है। तो केमिस्ट्री बेसिकली है क्या? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, राइट, एंड द कंपाउंड्स एंड देयर कंपाउंड्स, राइट। The branch of science that deals with the study of elements and their compounds. 114 एलिमेंट्स हमारे पास आज अर्थ क्रस्ट पर हमें मालूम है, राइट। अब लगभग 114 एलिमेंट्स हैं जो हमें मालूम है, और उन्हीं एलिमेंट्स के आपस में इंटरेक्शन से मोर देन 6,36,000 राइट कंपाउंड्स भी हैं। और वो कंपाउंड जो है मेडिकल लाइन में यूज होते हैं। हम दवाइयां नहीं खाते, वो क्या है? केमिस्ट्री, केमिस्ट के पास जाते हैं। केमिस्ट कौन है? वैसे मेडिसिन रखता है जो केमिकल कंपोजिशन से बने हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो डॉक्टर जो दवाई प्रिस्क्राइब करता है वो क्या है? बेसिकली मेडिसिन ही तो है। और मेडिसिन किससे बनती है? केमिकल कंपोजिशन, कंपाउंड्स होते हैं वो, राइट। इंडस्ट्री में यूज होता है, एटम बम बनाना हो, न्यूक्लियर बम बनाना हो, राइट। बेटा लिखो मत कुछ इस समय, यहां फोकस करो, पूरा समझो आप, राइट। जो कुछ लिखना होगा मैं आपको बताऊंगा। कहने का मतलब है एक्सप्लोसिव्स हो गए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, प्लास्टिक हो गया, पॉलीमर्स हो गए, ये सब क्या है? हमारे कपड़े हो गए, टेक्सटाइल, अगर हम ब्रांच की बात करें, टेक्सटाइल फील्ड की बात करें, दैट ऑल रिक्वायर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स एंड एलिमेंट्स। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, हवा जो हम लेते हैं वो एलिमेंट है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक मॉलिक्यूल बना देता है जिसे हम ऑक्सीजन गैस कहते हैं। हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक नई चीज बना देता है जिसे पानी कहते हैं, जो हम पीते हैं। हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन वो भी एक गैस है, बट द ब्यूटी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन देम लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, एंड द फीचर ऑफ वाटर हैज नथिंग टू डू विद द फीचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो दिस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ऐसा केमिकल रिएक्शन हुआ कि एक ऐसी चीज बनी, एक नया सब्सटेंस बना। नए सब्सटेंस के अपनी ही काबिलियत है, अपनी ही फीचर्स हैं, जिससे बना है उससे कोई लेना देना, राइट। ये कब पॉसिबल होता है? जब केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन आर प्रोसेसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस इंटरैक्ट टुगेदर लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज, राइट। सोडियम
मेटल है, राइट। क्लोरीन गैस है। दोनों के इंटरेक्शन से जो बनता है वो नमक बनता है, जो हम घर में खाते हैं खाने में, सोडियम क्लोराइड। सोडियम मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, दोनों के इंटरेक्शन से जो चीज बनी वो बना सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड केमिकल नेम है सॉल्ट का, नमक का, जो हम खाते हैं। तो अब जो नमक है वो बना तो सोडियम से है, बना क्लोरीन से है, लेकिन उसका सोडियम और क्लोरीन की प्रॉपर्टी से लेना देना कोई नहीं रहा, उसकी अपनी ही प्रॉपर्टी होगी। तो ऐसे रिएक्शंस जिसके कारण ऐसे सब्सटेंस बने जिनके अपनी खासियत हो, जिनसे बने हैं उनसे उनका कोई लेना देना, राइट। इस एग्जीक्यूशन को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। समझ में आया? अब केमिकल रिएक्शंस किस में होता है? 114 एलिमेंट जो मैंने बताए, इन्हीं में आपस में कहीं इंटरेक्शन होता होगा तब बनते हैं, राइट। एलिमेंट्स जो आप देखेंगे जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाएंगे, एलिमेंट्स जो है वो बेसिकली टिल 10th क्लास तक मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। मेटल वो होते हैं जो मेटल है, राइट। नॉन मेटल जो है हवा में सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन, ये नॉन मेटल हो गए, राइट। और मेटलॉइड्स वो होगा जिनमें मेटल की भी फीचर होते हैं और नॉन मेटल के भी, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, राइट। दे आर रिगार्डेड टू बी द मेटलॉइड्स, और अदर नेम है इनका सेमीकंडक्टर्स, राइट। इसके बाद आता है हैवी मेटल्स, जिसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, और भी हैवी एलिमेंट्स जिन्हें हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, राइट। ये आप ना तो 9th में पढ़ेंगे, ना 10th में पढ़ेंगे, 11th में पढ़ेंगे, राइट। तो हमारा मकसद 114 एलिमेंट्स में से नॉर्मल एलिमेंट्स के पढ़ने के बारे में है। किनके बारे में? नॉर्मल। एक बार मुझे क्लियर करने दो, फिर कुछ भी पूछना, मैं अभी टाइम दूंगा आपको। नॉर्मल एलिमेंट्स, नॉर्मल एलिमेंट्स 3 तरीके के होते हैं। आई डेफिनेटली गिव यू टाइम बेटा। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। हमें इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। द स्टडी ऑफ दीज एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड्स। कंपाउंड क्या होता है? एलिमेंट, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट, जैसे सोडियम एक एलिमेंट, क्लोरीन एक एलिमेंट, बन गया, क्या बना? कंपाउंड, राइट। तो इन एलिमेंट्स की स्टडी, मेटल नॉन मेटल की स्टडी और इनके द्वारा बनाए गए कंपाउंड्स की स्टडी को केमिस्ट्री कहते हैं। दिस इज व्हाट यू मीन बाय केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, राइट, एंड द कंपाउंड्स फॉर्म्ड थ्रू दैट। इज इट क्लियर? ठीक है ना। अब हमें इसी के बारे में पढ़ना है। तो यहां बात उठती है कि जो मैं कह रहा हूं कि इट इज द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, तो ये एलिमेंट क्या भला है? एलिमेंट किसे कहते हैं? बात यहां ये होती है। इस पे भी आने से पहले मैं आपके क्वेश्चन पे जाना चाहूंगा। हाँ बताओ। तो मैं ये पूछ रहा था कि कोई एक सब्सटेंस है, वो मतलब 2 से ज्यादा एलिमेंट से बन सकता है? बिल्कुल, एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, केमिकल फार्मूला इसका H2SO4, जो हिंदी में हम तेजाब कहते हैं। एसिड H2SO4 एक सल्फ्यूरिक एसिड नाम है इसका। ये किस किस से बना? हाइड्रोजन से, सल्फर से और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन भी है, ये H हाइड्रोजन, O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन, S स्टैंड्स फॉर सल्फर। बन सकता है, डेफिनेटली बन सकता है, इसे हम कंपाउंड कहते हैं, राइट। अब ये जो एलिमेंट है बेटा, ये एलिमेंट क्या है? जैसे सपोज मैं हूं, मेरी बॉडी में सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, तो वो मेरी अपनी यूनिक फीचर है। आपके साथ भी ऐसा है, आपके साथ भी ऐसा है, आपके साथ भी ऐसा है, राइट। तो कहने का मतलब है एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, वो सारे सेल्स के फीचर उस पर्टिकुलर इंसान के लिए सेम होंगे। डीएनए सेम होगा, हर एक का अलग अलग है डीएनए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसी तरीके से एलिमेंट्स में अगर मैं बात करता हूं सोडियम एलिमेंट की, राइट, जैसे आप सोडियम है, आप क्लोरीन है, राइट, मैं मैग्नीशियम, तो मैं क्या कह रहा हूं? मैं एलिमेंट्स का नाम ले रहा हूं।
और एलिमेंट्स का नाम लेते ही मैंने क्या कह दिया कि ये सारे एलिमेंट्स अलग अलग हैं या नहीं। ये सारे एलिमेंट्स सोडियम मैग्नीशियम से अलग है, क्लोरीन मैग्नीशियम से अलग है, ये सब आपस में एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन एट देयर इंडिविजुअल लेवल तो एक है। जिससे अगर हमारी बॉडी के अंदर बिलियंस एंड बिलियन अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सेल्स हैं, वो सारे सेल्स तो हमारी बॉडी के ही है ना, राइट? तो दे शुड बी सिमिलर विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर। हमारी बॉडी का सबसे छोटा हिस्सा क्या है? क्या कहते हैं? सेल, राइट? द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी थ्रू विच वी आर फॉर्म्ड इज नोन एज सेल। इसी तरीके से नॉन लिविंग एलिमेंट, राइट? जैसे नॉन लिविंग में हम लेते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आपने देखा भी होगा, सुना भी नाम, मेटल है, राइट? अब एल्यूमिनियम जो मेटल है उसका जो सबसे छोटा हिस्सा है उसको हम एटम कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? एटम, राइट? क्लोरीन है, उसका भी जो सबसे छोटा हिस्सा है उसे हम क्या कहेंगे? एटम। ऑक्सीजन के को भी एटम, सोडियम के को भी एटम, कार्बन के को भी एटम। यानी कि द स्मॉलेस्ट पार्ट, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन एन एलिमेंट इज नोन एज एटम। सबसे छोटा हिस्सा हमारी बॉडी का जैसे सेल है, ऐसे ही एलिमेंट के अंदर सबसे छोटा हिस्सा क्या है? एटम। बिल्कुल जड़ से दिमाग से निकाल दो कि हम कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ नया जान रहे हैं। डिस्कवरी चैनल, नेशनल ज्योग्राफी चैनल देखते हो ना, कुछ नया सामने दिखता तो इंटरेस्ट आता है। इस सोच के साथ क्लास अटेंड करो तो पता भी नहीं लगेगा कब समझ आ गई सर। दिमाग में एटीट्यूड ही नहीं होना चाहिए कि कोई पेपर देना है। आई एम लर्निंग समथिंग न्यू। तो जैसे लिविंग बींग्स में सेल सबसे छोटी चीज है, ऐसे नॉन लिविंग के अंदर जिसमें हम एलिमेंट की बात कहते हैं, जो सबसे छोटा हिस्सा है उसे हम क्या कहते हैं? एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल अवेलेबल इन एन एलिमेंट। अवेलेबल इन एन एलिमेंट, राइट? एलिमेंट की भी डेफिनेशन होती है, द सिंपलेस्ट सब्सटेंस which cannot be further divided into much simpler substances। ऐसा सब्सटेंस जिसको दोबारा आप किसी नए सब्सटेंस में बना ही नहीं सकते। मुझसे मैं ही तो रहूंगा, राइट? एक मेरा ही क्लोन एकदम मेरे थ्रू तैयार थोड़ी ना होगा। आई एम इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, यू आर एन इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, एवरीबडी इज हैविंग द यूनिकनेस। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू मच सिंपलर सब्सटेंस। मैं बाद में लिखूंगा इसकी डेफिनेशन, अभी समझो। एक ऐसा सब्सटेंस जो कि तोड़कर मरोड़कर नया और किसी चीज में बदला ना जा सके, उसे क्या कहेंगे? एलिमेंट। ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही रहेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही रहेगा, सोडियम सोडियम ही रहेगा, क्लोरीन क्लोरीन ही रहेगा। 114 एलिमेंट्स जो अर्थ क्रस्ट पे अवेलेबल है, वो 114 अपनी अपनी स्थिति में रहेंगे। समझ में आ गया, राइट? अब होता क्या है कि एक एलिमेंट मैं कहता हूं सोडियम, दूसरा एलिमेंट कहता हूं क्लोरीन। अब सोडियम और क्लोरीन एलिमेंट में रिएक्शन होकर बन गया सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड जो ये बना है, तो यहां ये नहीं है कि एक सोडियम एलिमेंट और क्लोरीन जो है एलिमेंट वो आपस में इंटरेक्ट करा, तो इसका इंटरेक्शन का मतलब क्या हुआ? दैट मींस देयर रेस्पेक्टिव एटम्स केमिकली रिएक्ट विद वन अनदर। देयर रेस्पेक्टिव एटम्स, if I'm talking about the reaction between sodium and chlorine, but understood it means that it's basically the atoms belong to sodium and atoms belongs to chlorine, that means the smallest particle of both the elements interact together. There is a rearrangement of the smallest particle known as atom amongst the sodium and chlorine atoms that leads to a recombination, creates a new substance known as sodium chloride. तो chemical reaction एलिमेंट का नहीं होता, एलिमेंट्स के एटम्स का होता है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स, बट अंडरस्टूड मान के चलो मैं किसकी बात कर रहा हूं? आई एम टॉकिंग अबाउट द एटम्स ऑफ दीज रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स। केमिकल रिएक्शन होने का मतलब क्या है? कि उनके एटम्स में रिएक्शन हो रहा है। जैसे अगर मैं कहता हूं सोडियम का ये, अब सोडियम, मैं सोडियम बार बार बोल रहा हूं, तो लिखेंगे कैसे? ये सिंबल है, पूरे वर्ल्ड में सोडियम का सिंबल ही है,
पूरे वर्ल्ड के अंदर सोडियम को अगर जाना जाता है तो N कैपिटल, A छोटा, क्लोरीन Cl। अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ, बन गया सोडियम क्लोराइड। तो यहां मान के चलो कि ये सोडियम एटम है, एलिमेंट नहीं, यानी कि सोडियम का सबसे छोटा हिस्सा क्लोरीन के सबसे छोटे हिस्से यानी कि क्लोरीन के एटम के साथ रिएक्ट कर गया, और करने के बाद इसने एक नया सब्सटेंस बनाया, राइट। इस नए सब्सटेंस के अंदर दो एटम है, अलग अलग एलिमेंट के हैं नहीं, एक सोडियम एटम, एक क्लोरीन एटम, राइट। जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो बन जाता है मॉलिक्यूल। उसका नाम क्या होता है? मॉलिक्यूल या सर कंपाउंड। हाँ बेटा, सर इसमें वो दोनों एटम्स एक दूसरे से कंबाइन किस तरह होता है? अब मतलब अभी वो बहुत दोनों दूर है, mix हो जाते हैं या फिर अभी बहुत दूर बात है। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, अब जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, अभी इसको बहुत वक्त, space? आप अभी जो पूछ रहे हो मैं अभी इसको क्लियर नहीं करना चाह रहा, क्योंकि अभी वो उसको, उससे पहले आपको बहुत कुछ पता होना चाहिए, आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में पता होना चाहिए। मैंने क्या कहा आपसे, जस्ट लिसन मी, हैव पेशेंस। आपका 99.99% क्वेश्चन जो भी दिमाग में है ना, वो डिसॉल्व ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा, मुझे करना भी नहीं पड़ेगा। जस्ट अभी आप सुनिए, मुझे मालूम है मैंने चीज कहां से उठानी है, कहां खत्म करनी है, राइट। फिलहाल मॉलिक्यूल का मतलब समझ में आ गया। मॉलिक्यूल इज द इंटरेक्शन ऑफ द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट। एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट है यानी, अच्छा ऑक्सीजन है, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन बन जाएगा O2। यहां हम क्या देख रहे हैं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट इंटरेक्ट टुगेदर, दिस इज आल्सो नोन एज मॉलिक्यूल। इसे भी हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल। व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू और मोर देन टू एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट और एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बताया था, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, मॉलिक्यूल ही है, H2SO4, ये मॉलिक्यूल है नहीं। क्यों है मॉलिक्यूल? क्योंकि इसके अंदर एक से ज्यादा एटम है, दो हाइड्रोजन है, एक सल्फर है, चार ऑक्सीजन है। सही क्वेश्चन। हाँ, तो आपने बोला था कि एलिमेंट एक ऐसी फॉर्म है जिसको और ब्रेक नहीं कर सकते, तो एटम कैसे हुआ? एटम सबसे छोटा हिस्सा हुआ ना, हमारी बॉडी का सबसे छोटा हिस्सा जैसे सेल है, राइट। तो इसी तरीके से हर एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा उस एलिमेंट का एटम कहलाता है, राइट। अब तो हमें पता है सेल में भी बहुत कुछ होता है, गोल्गी बॉडीज होती हैं, राइबोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। लेकिन शुरू में जिसने एटम की खोज की थी उस साइंटिस्ट का नाम था डाल्टन, डाल्टन नाम था, ठीक है ना। तो डाल्टन वाज द फिजिशियन और द साइंटिस्ट जिसने एटम की खोज की थी, और उसने बताया था कि एटम किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा है, जो कि बाद में जाकर बात गलत साबित हुई। एटम से भी छोटा कुछ और होता है, वो एटम के अंदर देखा गया, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, कैडविक ने देखा, थॉमसन ने देखा, तब जाकर वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एक तो है अभी एटम तो जान ले, स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो बाद में जानेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मेरा कहने का मतलब है कि मैंने एक एलिमेंट्री आइडिया दिया आपको कि व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूल। क्या ये बात क्लियर है या नहीं? इज इट क्लियर? एटम किसे कहते हैं और एलिमेंट किसे कहते हैं, और एटम किसे कहते हैं, मॉलिक्यूल किसे कहते हैं। एटम का मतलब क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एवरी एलिमेंट इज नोन एज एटम। एलिमेंट इज नथिंग बट द सिंपलेस्ट सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू मच सिंपलर सब्सटेंसेस। ऑक्सीजन को हम किसी और में नहीं बदल सकते, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही रहेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही रहेगा, राइट। और मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स, टू और मोर एटम। सिंपल सी बात समझ में आ गई यानी, राइट। अब हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, दोनों के इंटरेक्शन से पानी बन जाता है H2O,
राइट। अब देखो हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में, बन गया लिक्विड। अब पानी की अपनी खासियत जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की खासियत से अलग है। ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। 2-4 ये बाद में आएंगे, ये सब बाद में आएंगे। अभी आप जो मैं समझा रहा हूं वो समझाऊं, राइट। अभी हम वहां पहुंचे ही नहीं है। आप बात पूछ रहे हो चौथी क्लास की। लेट मी कम, पहली क्लास तो कवर कर लेने दो, उसके बाद बताऊं। क्या ये क्लियर है? तो केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन आर प्रोसेसेस इन विच substances interact together leads to the formation of new substance with new properties। जो नया सब्सटेंस बनता है, जो नया सब्सटेंस बनता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। जिसके द्वारा बनता है, जिसके थ्रू बनता है, उसे रिएक्टेंट्स कहते हैं, राइट। रिएक्टेंट्स क्या है? रिएक्टेंट्स आर द सब्सटेंसेस विच कंबाइन टुगेदर एंड प्रोडक्ट इज द रिजल्ट, आउटकम, नया सब्सटेंस। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर कौन कौन सी दो चीजें होती हैं? रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स होते हैं, राइट हैंड साइड में जो चीज बनती है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। क्या ये बात क्लियर है? इज इट क्लियर? अब ये जो मैं केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूं, ये केमिकल रिएक्शन है ना, कुछ लॉज के ऊपर डिपेंड करता है। टोटल 5 लॉ है। एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, चौथा है गे ल्यूकस लॉ, राइट, और चौथा है हाइड्रोजन लॉ। 5 इंपॉर्टेंट लॉज हैं और पांचों में से सिर्फ हमें राइट नाउ स्पेसिफिकली 2 लॉ पढ़ने हैं बस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकंड इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब एटम पर भी हम थोड़ी देर बाद जाएंगे, एटम के और डिटेल एनालिसिस पे थोड़ा देर बाद जाएंगे। फिलहाल ये तो बात समझ आ गई ना कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, राइट। अब ये जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, सोडियम ने क्लोरीन के साथ, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ, ये जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं ये किसी नियम के अकॉर्डिंगली चलते हैं। वो 5 नियम है जिनका मैंने अभी नाम बोला था। तो हम उसमें से पहले रूल, पहले लॉ, राइट, को समझने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट, अगर आज का जो हमारा इस चैप्टर से रिलेटेड लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन, और हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन। So the first one is law of conservation of mass। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब ये है कि मान के चलिए कि ये 4 ग्राम हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये 32 ग्राम ऑक्सीजन। मान लिया कि अमाउंट कितना हाइड्रोजन का 4 ग्राम, ऑक्सीजन कितना 32 ग्राम। तो जो पानी बनेगा ना वो कितना होगा? 36 ग्राम। जो वाटर बना उसका मास कितना होगा? इन दोनों के मास को ऐड कर देंगे, राइट। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके पानी बनाता है तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, राइट। जितने मास, जितनी क्वांटिटी के साथ 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं उतनी ही क्वांटिटी का हमारे पास प्रोडक्ट मिलता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? कहने का मतलब हुआ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास states that in a chemical reaction total mass of the product must be equal to the total mass of reactants। देख लो ना, पानी कितना है? 36। टोटल मास रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स का कितना है? टोटल मास प्रोडक्ट का कितना है? 36 ग्राम।
और रिएक्टेंट्स का कितना है 4 + 32, वो भी कितना है 36 ग्राम। फिर आपका 2H2O का मतलब ये है कि 2 हाइड्रोजन एटम्स और 2 ऑक्सीजन। आप फिर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अभी ये एटम मॉलिक्यूल की थोड़ा आइडिया दिया है, अभी इस बारे में भूल जाओ, अभी जो मैं कह रहा हूं उस पर फोकस करो। तुम गलत जगह डाइवर्ट कर रहे हो अभी अपने आप को। ये सब मैं कह तो रहा हूं, क्लियर हो जाएगा क्या है, ये सब क्लियर हो जाएगा। अब एक समय में आज ही थोड़ी ना हम अभी चैप्टर खत्म कर देंगे, ये चैप्टर 4 से 5 क्लास में, तब ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी आप ये समझो यहाँ पर कि मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ क्वांटिटी मैंने हाइड्रोजन की ले ली, कुछ ऑक्सीजन की ले ली, और नई चीज बन गया पानी। जो पानी का अमाउंट बनेगा, जो नया पानी बनेगा, जो नया सब्सटेंस बनेगा, उसका कुछ ना कुछ तो अमाउंट होगा। वो अमाउंट किसके बराबर होगा, जिसके थ्रू ये बना है। यानी कि हम कह सकते हैं कि टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये जो मैंने बताया ये समझ आया है? मोटी सी बात ये है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो जिन चीजों के बीच में रिएक्शन होता है, जिन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, उनके अमाउंट को ऐड कर लो और जो बनता है वो उसके बराबर आएगा। क्लियर है? मैं अगर आपसे पूछता हूं कि 23 ग्राम सोडियम, राइट, 36 ग्राम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, तो कितने ग्राम सोडियम क्लोराइड बनेगा? 69 ग्राम। 23 ग्राम सोडियम 36 ग्राम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर कितने ग्राम सोडियम क्लोराइड बना? 59 ग्राम। राइट? एनीबडी कैन से इट। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कहने का मतलब है नई चीज ना तो पैदा की जा सकती ना खत्म की जा सकती, बस आपस में इंटर कन्वर्टिबल हो गया। सोडियम क्लोरीन के कन्वर्ट होने से नई चीज बन गई, राइट? नई चीज जो बनी है वो बनी सोडियम और क्लोरीन से ही है ना, तो यानी कि आपने सोडियम क्लोरीन को खत्म नहीं किया, कन्वर्ट कर दिया। क्या ये बात क्लियर हुई? भाई सोडियम और क्लोरीन अलग अलग चीजें हैं ना, बन गया सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम और क्लोरीन के अलग अलग क्वांटिटी को जब रिएक्ट कराया तो नई चीज बन गई, राइट? वो जो नया हमारे पास सब्सटेंस बना है वो बना तो सोडियम के कन्वर्ट होने से ही है, क्लोरीन के भी कन्वर्ट होने से ही है। क्या ये बात क्लियर है? राइट? तो कहने का मतलब है कि इन ए केमिकल रिएक्शन, मैं बिल्कुल सिंपलेस्ट लैंग्वेज में समझा रहा हूं, जिसे कहते हैं ना इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक इट क्लियर टू यू, और आप इसको जरा खुले दिमाग से सुनो। इन ए केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट must be equal to the total mass of reactants. There is no change in the mass during the chemical reaction. यानी कि केमिकल रिएक्शन के दौरान ऐसा नहीं हो रहा कि 23 ग्राम तो आपने ले लिया सोडियम, 36 ग्राम है यहां पर क्लोरीन, और पता लगा यहां 54 ग्राम सोडियम क्लोरीन का, तो 5 ग्राम कहां गायब हो गया? ऐसा नहीं होगा, राइट? अगर ये 59 है तो यहां 59 ही बनेगा, कुछ भी वेस्ट नहीं होगा, सारे का सारा यूज हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर? ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहां कितना है बेटा जी 59 बनाना है, लेकिन पता लगा यहां 63 ग्राम बन गया, तो आगे के 5 कहां से आ गए? तो जो चीज बनी है, जिस क्वांटिटी से बनी है उतनी क्वांटिटी में बनाकर देखिए, राइट? लिखिए इस बात को। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट law of conservation of mass states that law of conservation of mass states that in a chemical reaction states that in a chemical reaction in a chemical reaction the total mass of products
is equal to total mass of reactants. Which means that there is no change. There is no change in mass. There is no change in mass during a chemical reaction. During a chemical reaction. क्या ये क्लियर है? अब मैं आपको एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा, दूसरा नहीं बोलेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैसे कैल्शियम कार्बोनेट नाम पड़ा, इससे अभी हमारा कोई लेना देना नहीं है। किसी का नाम नवीन है तो क्यों है, व्हाई टू थिंक अबाउट इट, है कैल्शियम कार्बोनेट इसका नाम है, राइट। इसने हमको दो चीजें दी, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। आपको स्कूल में क्वेश्चन आएगा कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जब गर्म किया जाएगा, हीट किया जाएगा, ये डेल्टा है, डेल्टा का मतलब होता है हीट, राइट, हाई टेम्परेचर से दिया जाएगा, तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो कितना ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड भी बनेगा, ये क्वेश्चन आएगा। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, प्लीज डू नॉट स्पीक, बताना मत कोई आंसर, अगर पता है तो। द क्वेश्चन इज what mass of calcium oxide, please see here, what mass of calcium oxide be prepared when 100 gram of calcium carbonate, right, reacts and leads to the formation of 44 gram of carbon dioxide. हाँ, कितना ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, लिखो मत क्वेश्चन यार, इससे वेस्टेज अपना है, यहीं से समझो ना क्वेश्चन, लैंग्वेज समझो क्वेश्चन। कितना ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा जब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड देगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड कितना ग्राम बनेगा, क्या आंसर होगा? एक्सीलेंट, खत्म कहानी। ये आपके एग्जाम में आएगा, देखना, स्कूल में आता है ये क्वेश्चन, 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हाँ सर, अगर किसी प्रोडक्ट को रिएक्टेंट्स बनाना है तो उसे हीटिंग करना पड़ता है। किसी प्रोडक्ट को रिएक्टेंट्स बनाना है, क्या बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। इसे रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। हो सकता है ऐसा हो सकता है कि हम जो नई चीज बन गई उसे दोबारा उसी में बदल दें जिससे वो बनी। एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं, अच्छा लगा ये सुनकर, कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो अमोनिया बन जाता है। अमोनिया इज ए वेरी पॉइजनस गैस, हाईली यूजफुल एट इंडस्ट्रियल लेवल, क्योंकि फर्टिलाइजर्स बनाने के काम आता है। खेतों में जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, बम बनाने के काम आता है, एक्सप्लोसिव बनाने के काम आता है, केमिकल रीजेंट्स बनाने के काम आता है। तो इंडस्ट्रियल लेवल में अमोनिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और हाईली एक्सपेंसिव सब्सटेंस है। अमोनिया बनेगा नाइट्रोजन, रिएक्ट विद हाइड्रोजन, देखो ऐसे, लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ, देखो डबल बार लगाया मैंने, अमोनिया। ये 2 3 क्या लिख रहा हूं ये बाद में देखेंगे, फॉरगेट अबाउट इट, राइट। नाइट्रोजन से क्या बन गया, इस सब्सटेंस का नाम है अमोनिया। तो कितना आसान सा रिएक्शन दिखाई दे रहा है ना, लेकिन इस रिएक्शन के लिए 2 एकड़ की फैक्ट्री चाहिए। मतलब अमोनिया बनाने के लिए कम से कम 700-800 वर्कर चाहिए, तब अमोनिया बनता है, और वो भी टोटली 100% ट्रेंड होने चाहिए, 99 भी नहीं, 100%। अगर वो 99% ट्रेंड है, 1% भी गलती कर दी तो उनकी जान चली जाएगी विद इन नो टाइम। इतना हाईली सेंसिटिव केमिकल रिएक्शन है इंडस्ट्री में, और बड़ी महंगी प्रोसेस है।
इतनी बड़ी फैक्ट्री लगेगी अमोनिया बनाने के लिए तो पैसा नहीं लगेगा, राइट। और पता लगा बनाने वाले लापरवाह हैं, उन्होंने ध्यान दिया नहीं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर अमोनिया 3 दिन में बनाता है, 3 दिन में। उन्होंने ध्यान दिया नहीं, लापरवाही बरत ली। पता लगा नाइट्रोजन जो अमोनिया है वो दोबारा बदल गया, किसमें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो लेबर का नुकसान, पैसे का नुकसान, बिजली का नुकसान, और बना कुछ भी नहीं, राइट। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें जो चीज बन जाती है ना, दोबारा उन्हीं में कन्वर्ट हो जाती है जिससे बनी है। और इसके लिए हम ये 2 साइन यूज करते हैं। इसका मतलब है नाइट्रोजन हाइड्रोजन ने अमोनिया बनाया, इसका मतलब है अमोनिया ने दोबारा नाइट्रोजन हाइड्रोजन बना दिया, राइट। पॉसिबल है, हो सकता है। काफी रिएक्शन है ऐसे जिसके अंदर ऐसा होता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, राइट। दे आर नोन एज, क्या ये क्लियर हो गया? कोई डाउट इसके अंदर? बेटा समझ में आ रहा है ना? यस सर। मैं बड़े सिंपलेस्ट वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप सबको। एनसीईआरटी से निकालते हैं क्वेश्चन। आप लाए हो एनसीईआरटी को? अगर एनसीईआरटी लाए दैट इज समथिंग नाइस। कोई बात, आई डू अंडरस्टैंड। आपको तो वैसे बोला भी नहीं था मैंने एनसीईआरटी लाने के लिए। ये एनसीईआरटी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये 10th समझ लो, 10th 11th 12th सबका बेस करा रहा हूँ। ये नींद क्यों आती है? आंखें लाल हो रही है, जल्दी उठते हो सुबह? तुम अलर्ट होके बैठ, अलर्ट होके बैठ। ये आपका समझ लो सारी केमिस्ट्री का टीचर हो रहा है यहाँ पर। यहाँ क्वेश्चन है पेज नंबर, इस पे एनसीईआरटी है, आप पे है पेज नंबर 32 निकाल लो। आप लोग भी निकाल लो अगर घर पर हो तो। जरा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है इन ए केमिकल रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट (5.3) reacts with ethanoic acid carbonate reacts with ethanoic acid this is carbon dioxide and water with sodium ethanate। क्योंकि अभी केमिकल्स रिएक्शंस आपको कंफ्यूज कर देंगे इसलिए बता रहा हूँ, मैं सिर्फ लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, सिंबल में नहीं लिख रहा। सोडियम कार्बोनेट ने जब रिएक्ट किया इथेनॉइक एसिड से, इथेनॉइक एसिड से रिएक्ट करने के बाद इसने सोडियम इथेनॉइड बनाया, वाटर बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड। 5.3 ग्राम तो सोडियम कार्बोनेट है, 6 ग्राम इथेनॉइक एसिड है, 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, 0.9 ग्राम पानी है, राइट। इन ए केमिकल रिएक्शन 5.3 ग्राम, 6 ग्राम, 2.2 ग्राम, 0.9 ग्राम पानी एंड 8.2 ग्राम, ये भी गिवन है, 8.2 ग्राम सोडियम इथेनॉइड भी गिवन।
क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रूव करो कि इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई होता है। प्रूव करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई होता है। क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? आदि प्रोडक्ट, एक्सीलेंट। तो क्या जो बोला गया है कि क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, क्या वो यहां है या नहीं है? बताओ। सबके मास गिवन है। सर इक्वल है। है? कैसे पता लगेगा? कैसे कह सकते हैं? हाँ आप बताओ। एक्सीलेंट। इसका एडिशन, इसका एडिशन जो आएगा कितना आया? 11.3। जब इसको भी ऐड करोगे तो कितना आएगा? यानी कि टोटल क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट इज टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। यस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसके ऊपर लगता है। खत्म आंसर। 0.9। क्या ये क्लियर है? आगे चले। कोई डाउट बेटा जी यहाँ? नो सर। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। मैं अपनी शीट से लेता हूं। यहाँ क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो गया, टूट गया, राइट? ये वैसे मैंने करा दिया है। हाँ करा दिया, क्लियर है। आया था ना आंसर उसका? तो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्लियर है। अब मैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पर जा रहा हूं। नेक्स्ट लॉ, द नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से भी के अंतर्गत भी केमिकल रिएक्शन होता है। अब दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, राइट? अब हम इसे समझने जा रहे हैं। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। वाटर एक केमिकल कंपाउंड है या नहीं? वाटर एक केमिकल कंपाउंड है या नहीं? मैं पूछ रहा हूं क्वेश्चन। क्या ये केमिकल कंपाउंड है या नहीं? अभी तो बताया था मैंने, कंपाउंड या मॉलिक्यूल किसे कहते हैं। सर सोडियम क्लोराइड भी एक केमिकल कंपाउंड है। सल्फ्यूरिक एसिड भी एक केमिकल कंपाउंड है। केमिकल कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जो दो या दो से ज्यादा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट या एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट से रिएक्ट करके बनता है, राइट? पानी है तो दो हाइड्रोजन है इसमें, एक ऑक्सीजन है, तब बना है। अब मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, जो आपको रीजन मैं बताऊंगा एक दो क्लास के बाद, कि जो हाइड्रोजन गैस है ना, आदित्य यहां ध्यान दें, हाइड्रोजन गैस है जो, उस हाइड्रोजन गैस का मास पूरे वर्ल्ड में एक सिंगल हाइड्रोजन एटम का मास 1 ग्राम लिया जाता है, 1 ग्राम, राइट? तो मान लिया 1 ग्राम क्यों लिया जाता है ये अभी मत पूछना। तो हाइड्रोजन का 1 ग्राम, तो दो हाइड्रोजन का कितना हो गया? 2 ग्राम। ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम, 16। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो पानी चाहे इंडिया का हो, चाहे यूएसए का हो, चाहे कनाडा का हो, चाहे इस यूनिवर्स में कहीं भी हो, पानी H2O, हमेशा H2O जब बनेगा तो रेशो जो होगी H2O बनने की, यानी कि 2 पार्ट्स ऑफ, या 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन
16 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन, तू डिवाइड बाय 16 कर दिया। डिवाइड बाय 16 मतलब कंपेयर कर रहा हूं मैं, किसके मास को कंपेयर कर रहा हूं मैं? हाइड्रोजन की। किसके साथ कंपेयर कर रहा हूं? ऑक्सीजन के साथ। तो मैंने क्या लिया? 2 ग्राम हाइड्रोजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन, दोनों को डिवाइड किया और सिंपलेस्ट रैशनल नंबर में बदल दिया 1/8। डिवाइड हो रहा है ना 2 से 1/8। क्लियर? तो H2O बनाने में, पानी बनाने में 1 पार्ट तो हाइड्रोजन का, 1 पार्ट हाइड्रोजन का और 8 पार्ट ऑक्सीजन का, 1 पार्ट हाइड्रोजन का और 8 पार्ट ऑक्सीजन का। जब कभी भी रिएक्ट होगा एक 1 पार्ट, राइट, यानी कि कहने का मतलब हो गया 1 ग्राम हाइड्रोजन मान लो और 8 ग्राम ऑक्सीजन मान लो, यानी कि 8 गुना ज्यादा हाइड्रोजन से। जब कभी भी ऐसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में पास आएंगे तो नई चीज बन जाएगी जिसे हम वाटर कहते हैं। यानी कि पानी जो बनाना, पानी तो पानी रहता है, ऐसा तो है नहीं कि यहां का पानी अलग है, यूएसए का पानी अलग है। कैसा है? वाटर अगर प्योर वाटर है, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, तो पूरे यूनिवर्स में वाटर एक जैसा ही है या नहीं? मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्या अलग अलग है? पानी तो पानी है, नमक तो नमक है, कहीं भी तेरे जाओ नमक तो नमक है। तो कंपाउंड, अब हर कंपाउंड अपने आप में जब बनता है तो कुछ एटम्स के इंटरेक्शन से बनता है, और जब एटम आपस में कंबाइन करते हैं ना तो एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं। तो यार रेशियो पानी के केस में आई 1/8। रेशियो क्या आई? 1/8। कहने का मतलब है कि मोटी बात तो ये है कि 2 पार्ट्स हाइड्रोजन का 16 पार्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। 2 पार्ट हाइड्रोजन का 16 पार्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। लेकिन जब 2/16 लेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर? 1/8। लेकिन बात यह है कि 1 पार्ट हाइड्रोजन 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, राइट? 1 पार्ट हाइड्रोजन 8 पार्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। चाहे वो वाटर हिंदुस्तान का हो, चाहे पूरे यूनिवर्स में कहीं का भी हो, अगर पानी बनेगा तो कंडीशन क्या होगी? 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन should must mix with 8 part of oxygen, then only water is formed. क्लियर? इसी तरीके से सोडियम क्लोराइड को बनाने में भी सोडियम का कुछ रेशो होती है, क्लोरीन की कुछ रेशो होती है, राइट? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने में भी, इथेनॉइक एसिड बनाने में भी, जितने भी कंपाउंड है, जितने भी दुनिया में कंपाउंड है, सब कंपाउंड जो आपस में बनते हैं, इंटरेक्शन से बनते हैं, तो उस कंपाउंड में प्रेजेंट रहने वाला हर एटम अपनी एक यूनिक रेशो के साथ दूसरे एटम के साथ इंटरेक्ट करता है, राइट? और जब कभी भी ऐसा होता है तो एक कंपाउंड बनता है, यूनिक कंपाउंड बनता है, यानी कि वाटर एक यूनिक कंपाउंड है। इज इट क्लियर? कहना मैं ये चाहता हूं एक केमिकल कंपाउंड जैसे वाटर में 1:8 आया ना, a chemical compound always consist of same element। अब पानी बनना होगा तो क्या कार्बन ऑक्सीजन से बनेगा? पानी बनाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए और हाइड्रोजन चाहिए। पानी बनेगा तो सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बनेगा, पानी किसी और चीज से बन ही नहीं सकता। कार्बन डाइऑक्साइड अगर बनेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन से ही बनेगा, यानी कि जो भी कंपाउंड है वो जिस किसी भी एलिमेंट से बनता है उसी एलिमेंट से ही बनेगा, किसी और से नहीं बनेगा। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, एक केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट्स। क्या ये बात क्लियर हो गई? इतना क्लियर है नहीं, इतना हिस्सा सेंटेंस में क्लियर है नहीं। एक केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट। बोलो। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं 10 में से 100 में से 90 स्टूडेंट्स को ऑल अक्रॉस इंडिया 9th लेवल में ये चीजें क्लियर नहीं है, जो आपको मैं बिल्कुल जड़ से क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए अवेयरनेस के साथ कर रहा हूं। बट आई वांट टू से कि कोई भी केमिकल कंपाउंड बनेगा तो वो जिस एलिमेंट से बनता है सिर्फ उन्हीं एलिमेंट से बनेगा। क्या ये बात क्लियर है? ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट।
केमिकली कंबाइंड टुगेदर, केमिकली कंबाइंड कैसे होता है देखेंगे आगे पीछे में। केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट, इन ए फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास या बाय वेट। इन ए फिक्स प्रोपोर्शन मतलब पानी बनाने के लिए क्या रेशो आई थी 1:8। 1 part of hydrogen should interact with 8 part of oxygen या 2 part of hydrogen should interact with 16 part of oxygen। क्या ये बात क्लियर है? राइट। ऐसे ही सोडियम और क्लोरीन की भी एक यूनिक रेशो है, ऐसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड की भी यूनिक रेशो है। हर एक एलिमेंट में अगर मैं मैग्नीशियम क्लोराइड की बात कर रहा हूं तो एक पर्टिकुलर पार्ट मैग्नीशियम का एक पर्टिकुलर पार्ट क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके तभी मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन देगा, अदरवाइज नहीं। राइट। तो जब कभी भी इस प्रोसेस से कोई नई चीज बनती है तो उसे हम कंपाउंड कहते हैं, तो हम कंपाउंड कहते हैं। क्लियर हो गया? पढ़ा था ना में कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में डिफरेंस, अभी हम उसमें भी देखेंगे। जब ये 9th के स्टूडेंट्स जब मैटर एज ए प्योर सब्सटेंस देखेंगे तो वहां पता लगेगा। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर ऐसे एक गिलास पानी में मिट्टी डाल दी, क्या मिट्टी पानी से अलग की जा सकती है? नहीं, छान लो मिट्टी अलग होगी नहीं, तो वो मिक्सचर है, उसे वो केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, वो मिक्सचर है। केमिकल रिएक्शन होता तो उसमें घुल जाता वो, फिर हम उसमें से अलग नहीं कर पाते। तो केमिकल कंपाउंड बनाने की खासियत क्या है कि हर केमिकल कंपाउंड एक यूनिक एलिमेंट से ही बनेगा और फिक्स प्रोपोर्शन में ही बनेगा। राइट। देखो एक केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ, एक केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ, chemical compound always consists of same element, chemical compound always consists of same element, always consists of same element, chemically combined together, chemically combined together, chemically combined together in a fixed proportion, chemically combined together in a fixed proportion, chemically combined together in a fixed proportion by weight, by weight। राइट। इतना क्लियर है? अब आगे पूछो आपने क्या पूछा? प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, मिनरल वाटर प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है, उसके अंदर है ना इम्प्योरिटीज कह सकते हैं हम, लेकिन एक ऐसी इम्प्योरिटीज जो हमारे लिए फायदेमंद है। इसमें मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स क्या है? सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद है। जिंक हमारी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद है, सोडियम बहुत फायदेमंद है। सोडियम बॉडी में अगर कम हो जाए तो उस इंसान की किडनी डैमेज हो जाती है। हमारे आरओ में आता है वो मिनरल वाटर, वो भी मिनरल वाटर, वो मिनरल वाटर हम कह सकते हैं, लेकिन है ना आरओ में हमारे जो वाटर आ रहा है ना आरओ, वो आ रहा है एमसीडी का यहाँ, और एमसीडी ऑलरेडी 8 करोड़ का प्लांट लगा के प्योरीफाई कर चुकी होती है। जब हमारा आरओ करता है ना तो उसके सारे मिनरल्स खत्म कर देता है, पता लगता है पानी में ताकत ही नहीं है। इसलिए जनरली आज लोगों के पैरों में हाथों में जितनी जल्दी दर्द क्यों शुरू हो जाती है? क्योंकि पानी इज द मेन सोर्स ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी में। इसका बेटा जी नहीं सेम H2O। एक्सेलेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। H2O की फॉर्म, पानी एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों स्टेट में रह सकता है। फ्रिज में रख दो तो आइस नहीं जम जाता, सॉलिड स्टेट। चाय बनाते समय जो उड़ रहा होता है वो गैसियस स्टेट, और पतीले में जो लिक्विड में होता है वो लिक्विड स्टेट। वाटर कैन एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स। राइट। क्लियर है? तो अभी तक आज जो मैंने बताया है, मैं ये चाहता हूं कि जो मैंने बताया जो आपको समझ आए, आइडियली स्पीकिंग
10 मिनट के बाद इसके नोट्स बनाने 9th क्लास के स्टूडेंट्स को करने, 10th की करने, राइट? नहीं काम करो, नहीं गड़बड़ हो जाएगी, 9th को भी हर हाल में करने हैं, 10th को भी। जो भी आपने समझा है उसके नोट्स बनाओ, कोई किताब से नहीं, कोई किताब नहीं उठानी होगी, जो समझा है उसके नोट्स अपने लेवल में, जो आपके दिमाग में आता है वो बनाओ, ठीक है ना? फ्राइडे को मैं जब आगे क्लास को पढ़ाऊंगा तब मैं बुक से काम करूंगा, तब कहूंगा आप बुक पढ़ो। फ्राइडे को हम असल चीज पे जाएंगे, एटम। एटम क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं। डाल्टन ने ही एटम के बारे में बताया था, तो उसने उसके बताने में कुछ खामियां भी रह गई, कमियां भी देखी। इस तरीके से हम चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे। तो आज की क्लास में हमने ये जाना केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। आज की क्लास में हमने जाना कि केमिकल रिएक्शन अगर होता है तो दो लॉज के अंतर्गत होता है, एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, राइट? तो जो समझा आप उससे आपने लैंग्वेज में लिखो, दैट्स इट फॉर, इससे ज्यादा काम आपको नहीं, ठीक है? इन द मीनवाइल तो आपके पास क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन दिए हुए ना, 5, वो करना आप शुरू कर दो। 10 मिनट का ब्रेक, 10 मिनट का ब्रेक ले लो, जो काम करोगे उसे चेक कराओगे तब जाओगे। और अभी पहली बात तो है 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, और फिर उसके बाद केमिस्ट्री के नोट्स बनाओ, उसके बाद क्वेश्चन। तो हम लोग रजिस्टर में क्लास को होमवर्क रजिस्टर तो लाए नहीं होंगे शायद। अरे वाह क्या बात, अच्छा लगा सर, डू इट, उसी में कर।